Dear student, good morning. Myself Lalit Vijay, Director of सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड कोटा। आज हम केमिस्ट्री की क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री की बेसिकली 3 यूनिट है, ऐसे बोल सकते हैं। जो केमिस्ट्री है इसको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो सेक्शन है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। इसका जो सेकंड सेक्शन है इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो थर्ड सेक्शन है इसको हमने बोल दिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री की 3 यूनिट है, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम आपसे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 11th क्लास की जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है, तो पहले तो हम उनकी बात करते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है इसके अंदर होता है मोल कॉन्सेप्ट। इसको एनसीईआरटी में लिखा गया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट यूनिट हमारा है मोल कॉन्सेप्ट। सेकंड जो चैप्टर है वो आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। थर्ड जो चैप्टर है ये थर्मोडायनेमिक्स। फोर्थ चैप्टर हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिफ्थ चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम। 6th चैप्टर हमारा रेडॉक्स रिएक्शन और 7th चैप्टर होता है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हमारे 7 चैप्टर है जो इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। अब हम आपसे 1 बाय 1 करके बात करेंगे। सबसे पहले हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो आपसे डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट या एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर लिखा हुआ है दैट इज द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसी को हम मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। हेडिंग से पता लग रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताने, मतलब इस चैप्टर के अंदर, इस केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट काम आते हैं ना, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम इस एक ही चैप्टर के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और चैप्टर का नाम भी लिखा हमने मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम ये समझते हैं ये जो मोल वर्ड है ये बेसिकली क्या है, कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम मोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आप समझते होंगे कि जो हमारी जो बेसिक एसआई यूनिट होती है, जैसे मान लो सपोज आपको बेसिक एसआई यूनिट की बात करें तो जैसे आपको टाइम है तो टाइम की जो बेसिक एसआई यूनिट है वो सेकंड होती है। और भी आपकी जो यूनिट्स हैं उनके बारे में बात करें तो उसमें एक हमारे पास यूनिट आती है कि अमाउंट ऑफ जो सिस्टम है ना, अमाउंट ऑफ जो सिस्टम है उसकी एक बेसिक एसआई यूनिट है जिसको बोला हमने मोल। तो मोल बेसिकली क्या है, तो मोल हमारी एक बेसिक एसआई, एसआई का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ जो सिस्टम है उसके अंदर एक यूनिट होती है मोल। और मोल जो यूनिट है वो किसके लिए होती है, ये होती है अमाउंट ऑफ सिस्टम के लिए। तो जो अमाउंट ऑफ सिस्टम है, अमाउंट ऑफ सिस्टम को मेजर करने के लिए एक हमने बेसिक एसआई यूनिट बनाई है, दैट इज द मोल, ठीक है। हमने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। हमने बोला मोल क्या है, तो मोल इज द बेसिक एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सिस्टम। यानी जो अमाउंट ऑफ सिस्टम है, अमाउंट ऑफ सिस्टम की एक बेसिक एसआई यूनिट है, दैट इज द मोल, ठीक है। ये जो मोल वर्ड है ना, मोल वर्ड वाज गिवन बाय ओस्टवाल्ड। मोल वर्ड वाज गिवन बाय ओस्टवाल्ड। अच्छा, इस जो मोल वर्ड है इसको किसने बताया था, ओस्टवाल्ड ने बताया। अब मोल का मीनिंग क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, मोल मींस हिप और पाइल। मोल जो वर्ड है, मोल एक ग्रीक वर्ड है, इसका जो मीनिंग है वो है हिप और पाइल। और हिप और पाइल का क्या मतलब होता है, जिस आपने क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये देख, आप इसे देख सकते हैं, आपने नंबर ऑफ पार्टिकल का एक जगह कलेक्शन कर दिया है, तो ये क्या बना दिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको पाइल या हिप भी तो बोला जाता है ना। इसका मतलब मोल का मतलब क्या है, तो मोल एक ग्रीक वर्ड है, ये बेसिकली एक नंबर ऑफ पार्टिकल के कलेक्शन को बताता है। मोल जो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब हिप और पाइल है, तो ये क्या बता रहा है, एक कलेक्शन को बताता है। इसको समझे, जैसे 1 डजन होता है ना, 1 डजन, तो 1 डजन का मतलब क्या, एक कलेक्शन को नहीं बताता। 1 डजन का मतलब होता है ना 12 आर्टिकल। 1 डजन जो है वो उसका मीनिंग क्या हुआ, 12 आर्टिकल। इसी टाइप से हमने बात करी 1 ग्रोस, तो 1 ग्रोस का मीनिंग क्या हुआ, 144 से लिया जाता है। इसका मतलब ये जो डजन है या जो ग्रोस है ये एक कलेक्शन को बताते हैं, एक ग्रुप के नंबर को बताते हैं। इसी टाइप से हमारा जो मोल है ना, ये भी एक नंबर को बताता है। अब वो नंबर क्या है तो वही हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हम आपसे बता रहे हैं कि जैसे 1 मोल है ना, जैसे हमने बोला आपसे 1 डजन, तो 1 डजन का मतलब क्या लिया आपने, 12 आर्टिकल ले लिए हैं। हमने आपसे बोला 12 आर्टिकल लिया। हमने आपसे बोला 1 ग्रोस, तो 1 ग्रोस का मतलब आपने 144 आर्टिकल ले लिए। इसी टाइप से जो 1 मोल होता है ना, इस 1 मोल के अंदर भी एक डेफिनेट नंबर होता है, और वो डेफिनेट नंबर क्या है, तो वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। हमने कार्बन की बात करें, सभी समझते कार्बन, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। एक कार्बन का आइसोटोप्स होता है कार्बन 12, एक कार्बन का आइसोटोप्स होता है कार्बन 14, और इसमें से जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है वो होता है कार्बन 12। मोस्ट अबंडेंट का मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है उसको बोला जाता है मोस्ट अबंडेंट। तो इसका जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है वो होता है कार्बन 12। ठीक है, क्या कहता है, आप एक काम करें, आप कार्बन 12 लें, कार्बन 12 लें, उस कार्बन 12 का 12 ग्राम लेना है। कार्बन 12 लेना है, कार्बन का कौन सा आइसोटोप्स लेना है, कार्बन का आइसोटोप्स लेना कार्बन 12, और उसका कितना अमाउंट लेना है, उसका लेना है 12 ग्राम। तो उस कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, उसी नंबर को बोल दिया जाता है 1 मोल। क्या मतलब 1 मोल का, हमने बोला आपसे 1 मोल कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल एज इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ये कहना चाह रहे हैं कि जो कार्बन 12 है ना, कार्बन 12 का 12 ग्राम लेना है, उस कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स है, वो जो नंबर है उस नंबर को बोल दिया हमने 1 मोल। ठीक है, हमने क्या काम किया, हमने कार्बन 12 लिया, हमने कार्बन 12 लिया और कार्बन 12 का 12 ग्राम लेके उसके अंदर नंबर ऑफ एटम भी निकाल लिए। तो हमने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, तो हम क्या देखते हैं, अगर हम कार्बन 12 लेते हैं और कार्बन 12 का 12 ग्राम लेके और उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जब निकालते हैं ना, तो वो नंबर ऑफ एटम्स आते हैं हमारे पास 6.0221367 इंटू 10⁻23। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कार्बन 12 होता है, कार्बन जो 12 है, उसके 12 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने, 6.0221367 इंटू 10⁻23। दैट मीन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 कंटेन 6.0221367 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये किसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है। हमने बोला ये जो नंबर ऑफ एटम है, इसी को तो आप क्या कह रहे हैं, 1 मोल बोल रहे हैं ना। ये जो नंबर है ना 6.0221367, इसको राउंड ऑफ करके हम बोल देते हैं 6.023। ठीक है, और इसी नंबर को बोल दिया जाता है एवोगाड्रो नंबर। तो हमने आपसे बोला नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज 6.0221367 into 10⁻23, and this number is known as Avogadro number. This number is also known as Avogadro number. ठीक है, इसको हमने लिखा Na, N कैपिटल है और A भी कैपिटल है, और A जो है ना, A किसको इंडिकेट कर रहा है, A बताता है एवोगाड्रो, तो इसको Na इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो फिर तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1 मोल कंटेन 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल। अब आप कहेंगे पार्टिकल ऐसे समझना, जैसे आपने बोला 1 डजन, तो 1 डजन का मतलब क्या हुआ, 12 हुआ, यानी डजन का मतलब 12 है। पर 1 डजन क्या है, जैसे आपने बोला मेरे पास 1 डजन है, तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि आपके पास 1 डजन क्या है। तो आप बोलेंगे ना मेरे पास 1 डजन पेन है, मेरे पास 1 डजन मार्कर है, यानी जो भी जिसके लिए भी आप डजन काम में ले रहे हो ना, जैसे आपने बोला 1 डजन बनाना, तो आप जिसके लिए भी काम में ले रहे हो उसका नाम तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। तो जैसे आप ऐसे नहीं बोलेंगे 1 डजन, आप बोलेंगे 1 डजन बनाना है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे 12 बनाना की बात हो रही है। हमने आपसे बोला 1 डजन पेन, इसका मतलब हम समझ जाएंगे आप हमसे 12 पेन के बारे में बात करें। इसका मतलब आप जिसके लिए भी डजन काम में ले रहे हैं ना, वो तो मेंशन करना पड़ेगा भाई डजन किसके लिए काम में लिया जा रहा है। चलो, अब केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में तो पेन पेंसिल और बनाना की तो हम बात नहीं करेंगे। यहाँ तो किसकी बात की जाएगी, यहाँ तो बात करेंगे ना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, इसी की बात करेंगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो 1 मोल होता है ना, 1 मोल के अंदर क्या होगा, तो 1 मोल कंटेन 6.023 into 10⁻23 एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी आपने काम में लिया, जिसके लिए भी आपने मोल लिखा ना, उतना ही नंबर हो जाएगा उसके लिए। क्लियर पॉइंट? ठीक है, वही मैं आपसे बोल रहा था, जो 1 डजन है, 1 डजन क्या इंडिकेट कर रहा है, 12 यूनिट को बताता है, 1 ग्रोस 144 बता रहा है। इसी टाइप से हमने बोला कि जो 1 मोल है, तो 1 मोल हमको क्या बता रहा है, 1 मोल हमको बता रहा है 6.023 into 10⁻23 यूनिट्स, या ऐसे बोल सकते हैं पार्टिकल। अब यूनिट पार्टिकल
तो वो तो डिपेंड करेगा कि आपने मोल जो टर्म है वो किसके लिए काम में ली है। जैसे आपने सपोज फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, आपने बोला 1 मोल एटम, आपने मोल तो लिया पर क्या लिया, एटम के लिए ले लिया। आपने बोला 1 मोल एटम, तो 1 मोल एटम बोलते हमें समझ में आना चाहिए कि हमसे ये 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी ऐसा लिखा हो 1 मोल एटम, तो आप समझ लेना 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, या बोल सकते हैं Na एटम। आपने सपोज लिखा 1 मोल मोलिक्यूल, तो 1 मोल मोलिक्यूल का मतलब क्या समझेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल, या इसको बोलेंगे हम Na मोलिक्यूल। आपने लिखा 1 मोल आयन, तो 1 मोल आयन का मतलब क्या हुआ, 6.023 इंटू 10⁻23 आयन, या इसको बोल सकते हैं Na आयन। आपने बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोल दिया, या आपने 1 मोल प्रोटॉन ले लिया, या आपने 1 मोल न्यूट्रॉन ले लिया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हुआ, Na इलेक्ट्रॉन। 1 मोल प्रोटॉन का मीनिंग क्या हुआ, तो Na प्रोटॉन। 1 मोल न्यूट्रॉन का मतलब क्या हुआ, तो बोलेंगे Na न्यूट्रॉन। तो मेरे को समझ में आ गया कि 1 मोल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है जी, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो ये हमने जो डेफिनेशन बताया, इसको और अच्छे समझने के लिए हम एक छोटे छोटे से क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। जैसे मैंने आपसे बोला, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 0.5 मोल ऑफ कार्बन एटम। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास में, 0.5 मोल कार्बन एटम है, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम पता लगाने। हमने आपसे क्या बोला कि 1 मोल कार्बन एटम होगा। अगर 1 मोल कार्बन एटम है, इसका मतलब 1 मोल कार्बन एटम के अंदर तो N एटम होंगे। 1 मोल कार्बन एटम है तो उसमें एटम कितने होंगे, N एटम। ये क्या बोल रहा है हमसे, 0.5 मोल कार्बन एटम, तो बोल देंगे ना। तो 0.5 मोल कार्बन एटम में नंबर ऑफ एटम क्या होगा, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, या ये बोल सकते हैं आंसर है 0.5 इंटू N एटम। क्वेश्चन समझ में आ गया, और समझाते हैं क्वेश्चन में आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, calculate number of carbon and hydrogen atom, calculate number of carbon and hydrogen atom present in 0.25 mole molecule of methane। अब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0.25 मोल। अब देखो ये जो 0.25 मोल है ना, ये किसके मोल है, ये मॉलिक्यूल के मोल है। ये जो मोल है किसका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के मोल है। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें मोल दिया था, पर मोल किसका था, वो एटम का मोल था। ये था ना 0.5 मोल कार्बन एटम, पर इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें 0.25 मोल मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में मोल तो दे रखे पर मॉलिक्यूल के मोल दे रखे हैं, और आपको लाना क्या, एटम लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल का मोल है उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, और फिर जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अंदर हम एटम पता लगाएंगे। समझना, हमको क्वेश्चन में दे रखा है 0.25 मोल मॉलिक्यूल मीथेन के, 0.25 मोल मॉलिक्यूल गिवन है। हमने सबसे पहले क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड किया। आपको पता है 1 मोल मॉलिक्यूल में Na मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो 0.25 मोल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, तो हमने सब फर्स्ट निकाल लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू 0.25 इंटू Na मॉलिक्यूल। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मेरे पास आ गए। ये तो मॉलिक्यूल है, हमसे मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा है, हमसे एटम पूछ रहा है। आपको पता है ये जो मीथेन है, ये मीथेन हमने ले लिया CH4। अगर मान लो इस मीथेन का एक मॉलिक्यूल हो, आपको पता है मीथेन का जो एक मॉलिक्यूल है, इस मीथेन के सिंगल मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एटम है, और मीथेन का जो सिंगल मॉलिक्यूल है उसके अंदर 4 कार्बन एटम है। तो मीथेन के 1 मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम है, 1। हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो इतना है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम आ गया। अब से सेकंड क्या बोला, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम निकालने हैं, अब कैसे निकालेंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो वो तो 4 है ना। आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना है, इतने मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देख सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास में हाइड्रोजन का एटम आ गया। 4 इंटू 0.25 कितना होगा, 1। आंसर दे देंगे Na एटम, ये हमारे पास Na एटम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया पॉइंट, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर इन 1.5 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। क्वेश्चन क्या दे रखा है, समझना। क्वेश्चन दे रखा है कि अमोनिया के आपके पास इतने मॉलिक्यूल है, अमोनिया के इतने मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर मोल कितने होंगे। अब क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा है। अभी तो मैंने क्या क्वेश्चन बनाया था, मोल आपको देता था और मोल के अंदर मैं आपसे मॉलिक्यूल पूछता था। अब ये क्वेश्चन क्या है, आपको मॉलिक्यूल गिवन है और मॉलिक्यूल से आपको मोल लेकर आना है। समझ ना बात को, सॉल्यूशन देखिए। हमने आपसे बोला ना, अब मॉलिक्यूल के अंदर मोल निकालना है, हमने आपको भी समझाया था। अगर
ये जो 6.023 है ना, क्वेश्चन वगैरह बनाने के लिए हम 6.023 को राउंड ऑफ करके कभी 6 भी ले लेते हैं। तो हमने आपसे बोला 6 × 10⁻23 अगर मॉलिक्यूल हो, 6 × 10⁻23 अगर मॉलिक्यूल हो, इसका मतलब ये तो 1 मोल हुआ। तो बोल सकते हैं ना सिंस 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल कंटेन 1 मोल। अगर इतने मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या होगा हमारे पास में, ये तो 1 मोल मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, पर हमको मॉलिक्यूल कितना गिवन है, 1.5 × 10⁻23 मॉलिक्यूल गिवन है। सिंस 6 × 10⁻23 molecules means 1 mole molecule, therefore 1.5 × 10⁻23 molecule means 1/4 mole। आंसर इज 0.25 मोल। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0.25 मोल। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये हमने आपसे कुछ बेसिक बातें करी है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने आपसे बोला ना, अभी हम कार्बन 12 की बात कर रहे थे, तो कार्बन 12 की बात करी ना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ इतना तो आपको आता होगा, आपसे बोला जाए कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो सभी बच्चे बोलते हैं कि 12 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो कितना बताते हो, 12 बताते हो ना। तो मैंने ये लिखा है यहाँ पर, और हमने अभी भी आपको समझाया था ना कि कार्बन जो 12 है उस कार्बन 12 के अंदर, कार्बन 12 जो है उसके 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम है वो 1 मोल है। यार ये तो बताया ना अभी, कार्बन जो 12 है उस कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम है वो 1 मोल की इक्वल है ना। तो यार इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं क्या, ऐसे बोल रहे कि 1 मोल, एक तरह से 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम आ गया। वापस समझना, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कार्बन 12 था ना, उस कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है उसको हमने 1 मोल कहा ना। या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या कि 1 मोल कार्बन एटम का मास एक तरह से 12 ग्राम आएगा, नहीं आएगा। और 12 क्या है, 12 तो इसका एटॉमिक मास ही है ना। तो इसको मैं जनरलाइज करके समझ दूं क्या, ऐसे बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम कार्बन से, समझिए आप। जैसे बोला ना आपने 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना बोल रहे हो, तो 1 मोल कार्बन एटम का मास आप 12 ग्राम बोल रहे हो ना। 12 क्या, 12 उसका एटॉमिक मास होता है। तो आपको ऐसे नहीं लग रहा कि 1 मोल एटम का जो मास होता है, 1 मोल एटम का मास जो है ना, वो एक तरह से उसका एटॉमिक मास ही तो होता है ना, पर उस एटॉमिक मास को आपको ग्राम में लिखना पड़ेगा। तो हमने ऐसे लिखा मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल एटम का मास कितना होगा, आप कार्बन से सोचिए कि 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना हुआ, तो आपने बोला 12 ग्राम हुआ। तो मैं वैसे भी बोल रहा हूँ मास ऑफ 1 मोल एटम। अब यहाँ तो हम जनरल बात कर रहे हैं ना, आप अगर कार्बन से सोचते हैं तो कार्बन में तो क्या बोल रहे हैं आप, 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है, 12 उसका एटॉमिक मास है। तो आप ऐसे बोल दो ना कि 1 मोल एटम का मास उसका एटॉमिक मास ही होता है, पर आपको उसको ग्राम में लिखना पड़ेगा। तो हमने ये तो लिखा ना मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम का मास क्या होगा, उसका एटॉमिक मास होगा, पर उसको किस में लिखना होगा, ग्राम में। अगर हमने एटॉमिक मास को किस में लिखा, ग्राम में, उसको बोल दिया जाता है ग्राम एटॉमिक मास। तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम, एंड एटॉमिक मास इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। इसको हमने लिख दिया GAM, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास का क्या मतलब है, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल एटम। जो लिखा ना हमने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब हो गया मास ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल एटम का जो मास है ना, 1 मोल एटम का जो मास है, इसी को बोलते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो 1 मोल एटम का मास है। अगर आपसे क्वेश्चन में कोई ये बोलता है कि 1 एटम का मास क्या होगा, जैसे हमने लिखा मास ऑफ 1 एटम, 1 एटम का मास क्या होगा, तो यार ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ये 1 मोल एटम का मास है। 1 मोल एटम का मतलब 6 n एटम का मास, तो n एटम का मास कितना है, ग्राम एटॉमिक मास है, तो फिर 1 एटम का मास क्या होना चाहिए, तो हमने लिखा ना मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास अपॉन Na ग्राम। तो जब कभी भी आपको एक एटम का मास निकालना हो तो क्या काम करें, उसका जो भी ग्राम एटॉमिक मास है उस ग्राम एटॉमिक मास को किससे डिवाइड करेंगे, Na से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे बच्चे। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन ये बनाया मैंने, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। आपसे क्वेश्चन मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा मैंने आपसे, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास बताओ। अभी भी समझाया था 1 एटम का मास कैसे निकालेंगे, उसका जो भी ग्राम एटॉमिक मास है उसको Na से डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 16। ठीक है, तो हमने लिखा ना मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 अपॉन Na ग्राम। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।
ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखा मैंने, कैलकुलेट मास ऑफ 20 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 20 एटम का मास निकालना है। तो बेस्ट मेथड क्या है, आप 1 एटम का मास निकाल लीजिए, 1 एटम का जो मास आ रहा है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 एटम का मास आ जाएगा। तो कैसे करें क्वेश्चन को, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के 1 एटम का मास क्या होगा, तो आंसर क्या देंगे 14/n। आप कहेंगे 14 क्या होता है, तो 14 यहाँ पर इस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है ना, ये तो समझते होंगे ना। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14। ये तो आप लोगों को आता ही होगा, नहीं भी अगर आता है तो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता चलूंगा। तो हमने लिखा मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 1 एटम का मास क्या लिखा हमने, तो 14/na ग्राम आ गया। ये तो 1 एटम का, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 20 एटम के लिए, हम लिख सकते हैं ना मास ऑफ 20 एटम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14/na मल्टीप्लाइड बाय 20। ये ग्राम में हमने इसका आंसर निकाल दिया, समझे। चलिए जी, अब हमने जैसे इस ग्राम एटम के बारे में बताया, ठीक है। उसी टाइप से जैसे हमने अभी आपसे बोला ना कि 1 मोल एटम का मास क्या होगा, 1 मोल एटम का मास क्या बताया, तो 1 मोल एटम का मास हमने आपको बताया था ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल एटम का मास किसके इक्वल है, ग्राम एटॉमिक मास है। तो ये तो हम एटम की बात कर रहे हैं ना, हम एटम की जगह अब हम अगर मॉलिक्यूल पे चले, जैसे हमने बोला ना 1 मोल एटम का मास, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। तो देखिए नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, किसका मास बता रहे हैं 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। अभी मैंने क्या बताया था, मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम का मास क्या लिखा था, ग्राम एटॉमिक मास। इसी टाइप से 1 मोल मॉलिक्यूल का मास क्या लिखूंगा, तो यार 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, क्या हम उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखेंगे क्या, तो हमने तो लिखा ना मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, और उसको भी किस में लेना, ग्राम में। जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दिया जाए तो बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, दैट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी। इसका मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हुआ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब हुआ 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। तो ये अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, 1 मोल एटम का मास होता है, 1 मोल एटम का मास होता है ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसका मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल का मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो अगर आपसे बोला जाए एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, तो हमने लिखा ना मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे, उसका जो भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास है उसको किससे डिवाइड करेंगे, Na से। ये लीजिए हमारे पास आंसर आ जाएगा ग्राम के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाया मैंने, ये जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं ना बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन ले रहे हैं इसके डेफिनेशन को समझने के लिए। हमने क्वेश्चन लिखा कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। हमसे क्वेश्चन में बोला गया मीथेन के 1 मॉलिक्यूल का मास निकालो। अभी भी क्या समझाया मैंने, 1 मॉलिक्यूल का मास निकालने का तरीका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को Na से डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। हम लिख सकते हैं ना मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, मीथेन CH4 है, तो पहले तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उन एटम के एटॉमिक मास से उन एटम का जो एटॉमिक मास है आप उसको ऐड कर दीजिए। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का कितना 1 और 4 हाइड्रोजन है, ये कितना आ जाएगा 16। तो बोल सकते हैं ना कि जो मीथेन है इस मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16। तो क्या लिखेंगे आंसर 16/Na ग्राम। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। चलिए जी, हम एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे थे, एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम इसकी यूनिट के बारे में चले कि एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है। तो हम लिखने जा रहे हैं एटॉमिक मास की यूनिट, हमने ले लिया एटॉमिक मास यूनिट, जिसको लिखा हमने AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, देखो अब मैं आपको ये समझा देता हूं कि जो एटॉमिक मास यूनिट है जिसको आप MU कह रहे हैं ना, ये MU होता क्या है। ठीक है, तो MU जो यूनिट है ये एटॉमिक मास की एक यूनिट है। ठीक है, अब इस यूनिट को डिफाइन कैसे किया गया ये मैं आपको समझाता हूं। हमने क्या किया, कार्बन जो 12 है, कार्बन 12 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है। हमने क्या किया समझना, हमने कार्बन 12 का एक एटम लिया। आप इसको समझिए, ये सपोज जो मैंने ये बना रखा है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये जो सर्किल बना रखा है ये मेरे पास कार्बन 12 का 1 एटम है। दिस इज 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये मेरे पास में कार्बन 12 का एक एटम है, सिंगल एटम है। कार्बन 12 का मेरे पास 1 एटम है। मैंने क्या काम किया, कार्बन 12 का एक एटम लिया और उस एक एटम को मैंने 12
इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, कार्बन 12 लिया, कार्बन 12 लिया, कार्बन 12 का मैंने एक एटम लिया, और वो जो एक एटम है उस एक एटम के कितने पीसेस कर दिए मैंने, 12 पीसेस कर दिए। तो 12 पीसेस करने के बाद ये वाला एक पीस हम देख लेते हैं, ये लीजिए, ये हम इसकी बात कर लेते हैं, ये जो एक पीस है, ठीक है। तो ये जो एक पीस बना ना, इस एक पीस को हम क्या बोल रहे हैं, इस एक पीस को हमने बोल दिया कि ये होता है 1 mu। ये क्या है, 1 mu। तो 1 mu का मीनिंग क्या हुआ, तो 1 mu का मतलब ये हुआ कि जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 का जो 1 एटम है, कार्बन 12 का जो 1 एटम है, उस 1 एटम का जो 1/12 पार्ट है, उसका जो 1/12 पार्ट है, दैट इज द 1 mu। तो 1 mu की डेफिनेशन क्या लिखी हमने, इस 1 mu का जो डेफिनेशन है वो हम ये बता रहे हैं आपको, 1 mu इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो एक एटम है, उस एक एटम का जो 1/12 पार्ट है, दैट इज द 1 mu। ये लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 mu इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का मास लेना है, उसका जो 1/12 पार्ट है उसी को हमने बोल दिया 1 mu। चलिए जी, 1/12 की जगह 1/12 ये लिखा हमने, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब कार्बन 12 के 1 एटम का मास लेना है। अभी हमने आपको सिखाया था ना 1 एटम का मास कैसे निकालते हैं, उसका जो भी ग्राम एटॉमिक मास है उसको Na से डिवाइड कर दो, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ 12, तो 12/Na, ये हमारा आंसर जाएगा ग्राम में, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये बन जाएगा 1/Na ग्राम, और इसी को बोल दिया जाता है 1 एवोग्राम, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना बच्चों, 1 जो mu है, 1 mu किसकी इक्वल है, 1 mu इक्वल टू आ गया 1/Na ग्राम। 1 जो mu है वो किसकी इक्वल है, 1/Na ग्राम की इक्वल है। या आप ये भी बोल सकते हैं, ये जो 1/Na है ना, Na की वैल्यू पुट करें आप 6.023 इंटू 10⁻23, इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, या इसी को बोल सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻27 kg। मैंने ग्राम को kg में चेंज कर दिया। अब आपको ये इसको याद कर लेना है कि जो 1 mu है, तो 1 mu इक्वल टू होता है 1/Na ग्राम, ऐसे को बोल सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ऐसे को बोल सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। 1 mu को ये भी बोल दिया जाता है 1 mu इक्वल टू होता है 1 एवोग्राम, इसे को बोल देते हैं 1 डाल्टन, या इसे को लिख दिया जाता है 1 U। यहाँ पर U बताता है यूनिफाइड मास। तो आपकी जो बुक्स वगैरह है उसमें देखा करो कि जो एटॉमिक मास गिवन होता है ना, तो कई जगह तो लिखा रहता है, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कई जगह तो होता है 12 के साथ mu लिखा होता है, और कई जगह 12 के साथ mu ना लिखे उसकी जगह लिख देते हैं U। वो जो U है, वो U एक यूनिफाइड मास है, तो U लिखे या mu लिखे, बात एक ही है, ठीक है। चलिए जैसे थोड़ा सा इसको और समझते हैं। हमने आपसे बोला मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम कितने लिए 1 मोल, तो ये तो आपको समझ में आ गया ना। जैसे हम बोलते थे ना कि 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होगा, तो 1 मोल कार्बन एटम का मास 1 मोल कार्बन एटम का मास होता है 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना हुआ 12 ग्राम। इसी टाइप से 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास क्या लोगे भाई, तो करना क्या है आपको, उसका जो भी एटॉमिक मास है वो समझिए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन का एटम का मास क्या होगा, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास, मैंने आपसे बोला था 1 मोल एटम का मास क्या होगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास ही होगा, पर उसको बस ग्राम में लिखना है। तो हम बोल सकते हैं ना मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास क्या लिखेंगे 16 ग्राम। तो आपसे बोला जाए 1 एटम का मास क्या होगा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो क्या बनेगा 16/Na ग्राम आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 16/Na ग्राम, अभी मैंने क्या बताया था 1/Na ग्राम का मतलब 1 mu होता है, तो इसको लिख देना 16 mu। समझ में आई बात। इसका मतलब आपसे जैसे बोला जा रहा है कि अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना आ रहा है, तो ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना है 16 mu आया, और ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास क्या है तो 16 ग्राम आया। आप समझना, दोनों जगह नंबर से में 16 है, एक जगह हमने क्या लिखा ग्राम लिखा, एक जगह हमने क्या लिखा mu लिखा। इसका मतलब अगर जैसे कोई आपसे बोलता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा, ऑक्सीजन का
एटॉमिक मास क्या होगा, तो एक बच्चे ने बोला 16 AMU होगा, एक बच्चे ने बोला 16 ग्राम होगा। दोनों बच्चों ने नंबर तो सेम बोला, पर एक ने ग्राम बोल दिया, एक ने क्या बोल दिया AMU। तो जिस बच्चे ने 16 के साथ में ग्राम लगा दिया तो हम समझ जाएंगे कि 1 मोल एटम के लिए बात कर रहा है, और जिस बच्चे ने 16 के साथ में AMU लिखा है इसका मतलब वो एक के बारे में बात कर रहा है। पॉइंट समझे? जैसे आपसे बोला जाए कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, तो आपको बोला 12 AMU होगा। अगर आपसे बोला जाए कि कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो आपको बोलना है 12 ग्राम होगा, और जैसे 12 ग्राम बोला इसका मतलब वो बन गया उसका 1 मोल एटम का मास। ठीक है जी। ये तो हमने एटम को लेके समझा है ना। इसी टाइप से हम एक एग्जांपल इस मॉलिक्यूल के लिए ले लेते हैं। देखो जैसे लिखा मैंने मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, तो हमसे क्या देंगे 17 ग्राम होगा। अगर हमसे बोला जाए इस अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, तो 1 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा 17 अपॉन Na ग्राम, इसको लिख दिया जाता है 17 AMU। तो देखो भैया सीधी सीधी बात है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि आपसे बोला गया ये अमोनिया है, ये अमोनिया है, आपने बोला इस अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास, भाई ये तो समझते हैं 14 और 3 17 आया। अगर 17 के साथ में आप AMU लिख रहे हो इसका मतलब वो हो गया एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर आपने 17 के साथ में ग्राम लगा दिया तो बन जाएगा 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए। समझ रहे बात को? अगर इसके साथ में आपने क्या लगा दिया AMU तो किसके लिए 1 मॉलिक्यूल के लिए। अगर उसके साथ में आपने क्या लगा दिया ग्राम तो बन जाएगा 1 मोल के लिए। क्लियर पॉइंट? ठीक है। इसमें कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि इस एटम का एक्चुअल मास निकालो, इस मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास निकालो। तो अब हमको ये भी समझ में आना चाहिए एक्चुअल मास का मतलब क्या होता है। तो लिखा मैंने, हेडिंग तो लिखा एक्चुअल मास ऑफ एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल। एक्चुअल मास का मतलब होता है 1 का मास। जैसे आपसे बोला जाए एक्चुअल मास ऑफ एटम, इसका मतलब 1 एटम का मास। आपसे बोला जाए एक्चुअल मास ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल का मास। एक्चुअल मास का मतलब एक सिंगल एटम से लेना है। अगर एटम की बात हो रही है तो, अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो एक सिंगल मॉलिक्यूल से लेना है। जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा कैलकुलेट एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब जैसे आपसे बोला जाए एक्चुअल मास, इसका मतलब आपको एक एटम के बारे में बताना है। तो लिखा ना हमने एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू, किसके लिए बताना है हमको, एक एटम के लिए। और एक एटम का मास क्या होगा ऑक्सीजन का 16 AMU। तो उसका आंसर क्या देंगे आप 16 AMU। अगर आपको ग्राम में देना है तो आप बोल सकते हैं 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। मतलब ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। वो तो हम ऑप्शन में देख लेंगे ना, AMU में गिवन है तो हम इस पे टिक कर देंगे, और अगर ग्राम में गिवन है तो हम इस पे टिक कर देंगे। ठीक है। जैसे हमने एक्चुअल मास ऑफ एटम निकाला, इसी टाइप से हम एक्चुअल मास ऑफ मॉलिक्यूल भी तो निकाल सकते हैं यार। एक क्वेश्चन और बनाया मैंने क्वेश्चन बना दिया कैलकुलेट एक्चुअल मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये होता है 180। 180 कैसे आता है, कार्बन का होता है 12, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन का होता है 1, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन 16, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करो। इसको एल्जेब्रिक सम करते तो ये 180 आता है। वैसे ये आपको याद हो जाने चाहिए, जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, इनके मॉलिक्यूलर मास याद हो जाने चाहिए। ये आपको वैसे याद हो जाएंगे, जैसे जैसे हम यूज में लेंगे ना ये सारी चीजें अपने आप याद कर होती चली जाती है। हमने लिखा एक्चुअल मास ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का एक्चुअल मास का एक मॉलिक्यूल का मास, और एक मॉलिक्यूल का मास क्या लिखेंगे, लिख देंगे ना 180 AMU। या इसको लिख सकते हैं 180 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये हमने इसके एक्चुअल मास के बारे में बात कर ली है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें ग्राम एटम के बारे में। ग्राम एटम होता क्या है। जैसे हमने लिखा 1 ग्राम एटम, तो जो ग्राम एटम है ना इसका मतलब होता है 1 ग्राम एटम इक्वल टू 1 मोल एटम। इसी टाइप से हमने लिया जैसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मीनिंग है 1 मोल मॉलिक्यूल। इसी टाइप से हमने एक और लिया 1 ग्राम आयन, इसका मतलब है 1 मोल आयन। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जैसे ये ग्राम एटम है या जो ग्राम मॉलिक्यूल है, ये जो ग्राम आयन है ना एक सिंगल वर्ड है, और ये जो सिंगल वर्ड है ना जैसे हुआ ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, इसका मतलब होता है मोल। समझना
ग्राम एटम है ना, तो ग्राम एटम का मतलब क्या है, ये भी मोल को बता रहा है, ग्राम मोलिक्यूल ये भी मोल को बता रहा, ग्रामाइन ये भी मोल को बता रहा। पर ये मोल किसका है, जैसे ग्राम एटम है ना, तो मोल तो है पर एटम का मोल है, ग्राम मोलिक्यूल का मतलब ये भी मोल है पर किसका मोल है, ये मोलिक्यूल का मोल है। ग्राम आयन ये भी क्या है, ये भी मोल है पर किसका मोल है, ये आयन का मोल है। तो अगर हमने लिखा ना 1 ग्राम एटम, तो 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल एटम। अगर हम बोल देते हैं 2 ग्राम एटम, तो 2 ग्राम एटम का मतलब क्या हुआ, 2 मोल एटम। अगर हमने आपसे बोल दिया 0.5 ग्राम एटम, तो 0.5 ग्राम एटम का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 0.5 मोल एटम। तो ग्राम एटम एक सिंगल वर्ड है, इसका मतलब होता है मोल। एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, समझना क्या लिखा हमने, 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब 12 मोल कार्बन एटम हुआ। अगर मैं इसे लिखता हूं 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, समझना, देखो दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखना। एक तो हमने लिखा 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, एक हमने लिखा 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। मतलब क्या है, ये तो लिखा, ये बता रहा है 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, इसका मतलब 12 मोल कार्बन एटम। ये क्या है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, ये बता रहा है कि कार्बन एटम तो है पर वो कितना है, 12 ग्राम है, और 12 ग्राम का मतलब तो 1 मोल हुआ ना, इसका मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम का मतलब तो 1 मोल कार्बन एटम हो गया। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे इसको मेरे को ये जो लिखा है ना 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, इसको दो तरह से बोला जा सकता है। एक तो आप ऐसे बोले 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, इसी सेंटेंस को आप ऐसे बोले 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तो पता है मैंने सेकंड वाले सेंटेंस में क्या किया, ग्राम और एटम इसकी स्प्लिटिंग कर दी और इसको अलग अलग करके बोल दिया। यानी कैसे बोला मैंने, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम का मतलब ये तो मास को बता रहा है, और 12 ग्राम एटम का मतलब ये नंबर को बता रहा है। तो आपको ये समझना है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो ग्राम एटम है एक सिंगल वर्ड है, आप इसकी स्प्लिटिंग नहीं करेंगे, और जो सिंगल वर्ड है ना ग्राम एटम, इसका मतलब होता है मोल। ग्राम एटम का मतलब एटम के मोल, ग्राम मोलिक्यूल का मतलब मोलिक्यूल का मोल, और ग्राम आयन का मतलब होता है आयन का मोल। तो ग्राम एटम भी एक तरह से मोल को इंडिकेट करता है। इसका जैसे लिखा ना हमने 1 ग्राम एटम, इसको आपने क्या बोला, 1 मोल एटम। आप ये तो लिख सकते थे बेटा, इसको आप ये भी लिख सकते हैं Na एटम, एक ही तो बात है। आपने लिखा 1 ग्राम मोलिक्यूल, तो 1 ग्राम मोलिक्यूल का मतलब 1 मोल मोलिक्यूल, आप ये भी लिख सकते थे इसको Na मोलिक्यूल भी लिखा जा सकता था इसको Na मोलिक्यूल। आपने लिखा 1 ग्राम आयन, तो 1 ग्राम आयन का मतलब 1 मोल आयन, आप ये भी लिख सकते थे इसको Na आयन। तो ग्राम आयन, ग्राम एटम और ग्राम मोलिक्यूल का मतलब मोल होता है। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम आपसे डिस्कस करेंगे एनटीपी और एसटीपी के बारे में। अब मैं आपको समझाता हूँ एनटीपी एसटीपी का मतलब क्या होता है। एनटीपी एसटीपी, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। एनटीपी एसटीपी का मतलब क्या है, एनटीपी को बोला जाता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एनटीपी को क्या बोलना है, एनटीपी को बोलना है, एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एक और होता है जिसको बोलना है एसएटीपी। एसएटीपी को बोलते हैं स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो लिखा ना मैंने स्टैंडर्ड एम्बिएंट, एम्बिएंट जो वर्ड है एम्बिएंट, हम लिखा स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर और एक ऐसा प्रेशर जिस पर कि हमारे जो डिवाइस जो हमने डिजाइन करे वो एकदम सेपरेटली ऑपरेट हो, और हमने जितने भी जो डिवाइस बना रखे हैं ना, ये जो डिवाइस जो गैजेट हमने बना रखे हैं ये इसीलिए तो बना रखे हैं कि रूम टेम्परेचर पर ऑपरेट होने चाहिए, इसलिए। ठीक है, अब हम पहले की देख लेते हैं। जैसे एनटीपी है, एनटीपी का मतलब क्या बोला हमने, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए टेम्परेचर प्रेशर लेना कितना है, तो समझ लेना ध्यान से। एनटीपी पर टेम्परेचर लेना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में चेंज करें तो ये बनेगा 273.15 केल्विन। प्रेशर लेना होता है इसमें 1 atm, और 1 atm इक्वल टू होता है ना 760 mmHg। तो एनटीपी पर टेम्परेचर कितना लेना है, एनटीपी पर टेम्परेचर लेना है आपको 273.15 केल्विन। हम जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो 273 केल्विन रख के सोल्व कर लेते हैं, और प्रेशर लेना होता है 1 atm। नेक्स्ट चले हम एसटीपी पर। एसटीपी का मतलब क्या है,
स्टैंडर्ड टेम्परेचर में प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर वही 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया। इसका मतलब टेम्परेचर तो सेम है 273.15 केल्विन, या बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। पर जो प्रेशर है एनटीपी पर प्रेशर हमने कितना लिया था 1 एटीएम, पर जो एसटीपी है उसमें प्रेशर होता है 1 बार। प्रेशर की यूनिट एटीएम भी प्रेशर का यूनिट होता है, एचजी भी प्रेशर का यूनिट होता है और बार भी प्रेशर का यूनिट होता है। और जो 1 बार है, 1 बार और 1 एटीएम में रिलेशन बता रहे, 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.01325 बार। आप देख सकते हैं 1 एटीएम और 1 बार अप्रोक्स सेम ही है, इसलिए हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं ना तो बार एटीएम अप्रोक्स सेम लेके कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने लिख भी दिया एसटीपी पर प्रेशर 1 बार है और वो अप्रोक्स है 1 एटीएम के इक्वल। थर्ड हमने ले लिया एसएटीपी। तो एसएटीपी पर टेम्परेचर कितना है, एसएटीपी मैंने आपसे क्या बोला, एसएटीपी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर प्रेशर जिस पर हमारे जो भी गैजेट्स हैं, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये एकदम सेफली ऑपरेट हो। और ये होते हैं रूम टेम्परेचर पर। और रूम टेम्परेचर की जब भी बात आती है, रूम टेम्परेचर लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में चेंज करें ये बनता है 298 केल्विन। तो एसएटीपी पर टेम्परेचर कितना लेना है 25 डिग्री और प्रेशर इसमें 1 बार ही लेना है। ठीक है, प्रेशर हमको 1 बार लेना था। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में एक गैस है, उस गैस का हमने 1 मोल ले लिया। हमें देख रहे हैं कि हमारे पास जो गैस है ना उसका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा। एक गैस है, गैस का मोल कितना ले रहे हैं 1 मोल, और उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। उसका वॉल्यूम निकाले एक बार हम एनटीपी पे निकाल रहे हैं, उसका वॉल्यूम हम एक बार एसटीपी पे निकाल रहे हैं, और उसका वॉल्यूम हम एक बार एसएटीपी पे निकाल रहे हैं। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी है आइडियल गैस इक्वेशन। ये दीजिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन क्या लिखी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन इसमें मोल होता है, आर इसके अंदर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी इसमें टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब इसकी आर की वैल्यू भी मैं आपको बता दूंगा, आर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन इसमें मोल होता है, आर इसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी इसमें टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यहां से अगर v निकाले तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, nRT अपॉन p आएगा। ठीक है, फॉर्मूला तो ये रहा आपके सामने। अब आपने इस फॉर्मूले को एक बार लगा दिया एनटीपी पर, एनटीपी पे फॉर्मूला लगाएंगे तो एनटीपी पर टेम्परेचर कितना होता है, एनटीपी पर टेम्परेचर 0 डिग्री है, प्रेशर कितना है 1 एटीएम है, और मोल कितना ले रहे हैं 1 मोल ले रहे हैं। तो मोल की जगह 1 रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे, टेम्परेचर बता दिया, प्रेशर रख दिया, आर की वैल्यू क्या रखी जाएगी वो भी समझा देता हूं मैं। जब कैलकुलेशन करते हैं ना, इसका वॉल्यूम निकल के आता है 22.414 लीटर। इसका मतलब 22.414 क्या है, तो 22.414 1 मोल गैस का एनटीपी पर वॉल्यूम आ गया। इसी टाइप से हमने कैलकुलेशन करी एसटीपी पर, और इसी टाइप से कैलकुलेशन करी हमने एसएटीपी पर। तो एसटीपी पर कैलकुलेशन करी तो वॉल्यूम आता है 22.71, और एसएटीपी पे आता है 24.789 लीटर। आप देख सकते हैं एनटीपी और एसटीपी पर जो वॉल्यूम है इधर कितना है 22.414 है, और यहाँ पर 22.71 है। तो हम क्या करते हैं, एनटीपी हो या एसटीपी हो दोनों को एक जैसा मान के चलते हैं, और दोनों पे वॉल्यूम 22.4 लीटर ले लिया जाता है। और हमारे जो मैक्सिमम यूज में आता है ना वो एनटीपी एसटीपी आता है, एनटीपी एसटीपी। और एसएटीपी तो आपसे रेयर केस में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इतनी सारी बातें बताने के बाद आपको बस रिजल्ट याद कर लेना है। रिजल्ट ये याद करना है कि कोई सा भी गैस हो उसका एनटीपी और एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एनटीपी एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी एंड एसटीपी इज 22.4 लीटर। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब मोल के बारे में बात कर रहे थे, तो मोल के बेसिक फॉर्मूले हम आपको बता देते हैं। मोल के कौन से बेसिक फॉर्मूले जो आपके काम आने वाले हैं, हमें मोल निकालना है। ठीक है, अब मोल निकालना है, मोल किसके निकालेंगे, मोल या तो आप एटम के निकालेंगे या मॉलिक्यूल के निकालेंगे, आयन के निकालेंगे। आपको मोल निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, वो तो इस बात पर डिपेंड करता है ना कि आपको मोल निकालने के लिए गिवन क्या है, जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्मूला डिसाइड करोगे। मोल निकालने के जब भी क्वेश्चन आते हैं कई बार तो वो अमाउंट दे देता है, मास दे देता है ग्राम में, कई बार क्या करता है
वो हमको नंबर दे देता है और कई बार क्या कर देता है एसटीपी पर वॉल्यूम दे देता है और आपसे बोला जाएगा इसके मोल कितने होंगे। तो 1 बाय 1 की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूँ कि मान लो सपोज हमको अमाउंट दे रखा है ग्राम में और हमसे बोला गया इसका मोल कितने होंगे। मैंने फॉर्मूला बनाया। फर्स्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन। आपको मास दे दिया गया तो करना क्या, आपको जो गिवन मास दे रखा है उस गिवन मास को किससे डिवाइड करेंगे। अगर मोल किसके निकालने, एटम के निकालने, भाई मोल किसका होगा, या तो एटम का मोल होगा या मॉलिक्यूल का मोल होगा या आयन का मोल होगा। अगर आपको मोल एटम के निकालने तो जो भी आपको गिवन मास है, जो भी वेट इन ग्राम या बोल सकते ना गिवन मास जो आपको मास दे रखा है, वो जो मास दे रखा है उसको ग्राम में लेना है। उसको किससे डिवाइड करें, अगर मोल एटम के निकालने तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, अगर मोल मॉलिक्यूल को निकालने तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, और मोल अगर आयन के निकालने तो आप इसको फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दो। इसका मतलब हमें क्या करना है, जो भी गिवन मास है गिवन मास को अगर हम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, मोल्स ऑफ एटम बनेंगे। अगर मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे, और अगर हमने उसको फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दिया तो वो हमारे पास में उस आयन के मोल बन जाएंगे। तो आप तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर ले कि आपको मास दे रखा और मोल लाना है, तो जो भी गिवन मास है उसको आपको किससे डिवाइड करना है, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया तो मोल्स ऑफ एटम बन जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और उसके फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दिया तो वो उसके मोल्स ऑफ आयन बन जाएंगे। ये तो हमने पहला फॉर्मूला बता दिया। सेकंड, मान लो आपको मोल निकालना है और मोल निकालने के लिए आपको नंबर दे रखे हैं। नंबर देके नंबर से आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये नंबर है तो इनके मोल कितने होंगे। तुमने फॉर्मूला बना दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या आयन। आपको एटम का नंबर दे दिया गया या मॉलिक्यूल का नंबर दे दिया या आयन का नंबर दे दिया गया, और आपसे बोला गया इसके अंदर मोल कितना होगा। तो करना क्या है, वो जो भी आपको नंबर गिवन है उस नंबर को आपको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है। जैसे गिवन नंबर को आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे आपको मोल मिल जाएगा। तो फॉर्मूला बना दिया ना हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल को हमने एन से लिखा, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन। ये दूसरा हमारा मोल का फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि वो आपको एनटीपी एसटीपी पर गैस का वॉल्यूम दे देगा, आपसे बोला जाएगा मोल कितना होगा। अभी भी मैंने समझाया था ना कि एनटीपी एसटीपी पर कोई सी भी गैस हो उसके 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ऐसे बोलो 22.4 लीटर के अंदर 1 मोल होता है, ये लिखा ना 22.4 लीटर के अंदर 1 मोल है तो वी लीटर में कितना होगा, तो ये मोल बनेगा नहीं बनेगा। तो वी का मतलब वॉल्यूम। तो क्या काम करें, आपको जो भी वॉल्यूम दे रखा है उस वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर दे, 22.4 से डिवाइड कर दे तो मोल बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, मोल्स ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में लेना है और इसको किससे डिवाइड करें, 22.4 से डिवाइड करें। अगर आप वॉल्यूम मिलीलीटर में ले रहे हो तो फिर यहाँ पर 22.4 नहीं, फिर यहाँ पर 22,400 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ये वॉल्यूम किस में, ये तो लीटर में ना। अगर आप ऊपर मिलीलीटर में ले रहे हैं तो फिर नीचे भी मिलीलीटर में ही लेंगे। ठीक है। इन सबको समराइज करके अगर देखें तो ऐसे तो फॉर्मूला बन रहा है ना, हमको मोल निकालना है। तो एक तो मैंने आपसे क्या बोला, आपको डाटा क्या देगा, या तो वो आपको मास देगा या नंबर देगा या फिर एनटीपी एसटीपी वॉल्यूम देगा। अगर मास गिवन है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो तो मोल बन गया, नंबर गिवन है एनएच से डिवाइड कर दो तो मोल बन गया, और अगर वॉल्यूम एसटीपी पे दे रखा है तो वॉल्यूम एसटीपी पे लीटर में लेना, इसको 22.4 से डिवाइड कर दो तो भी आपके पास में मोल आ जाता है। ठीक है। यहाँ पर एक नंबर और है, उस नंबर के बारे में भी हम आपसे जिक्र कर लेते हैं, और वो नंबर है लॉसमिट नंबर। लॉसमिट नंबर क्या होता है, तो लॉसमिट नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी इज नोन एज लॉसमिट नंबर। मतलब क्या है, इसको आप समझिए कि आपके पास एसटीपी पर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, या ऐसे बोल सकते हैं 1 मिलीलीटर, ये तो समझते हो ना, 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूबिक एक ही बात होती है। तो क्या काम करें, आप एनटीपी या एसटीपी पर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक या 1 मिलीलीटर गैस लें, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उस नंबर को बोलते हैं लॉसमिट नंबर। इसको सोल्व करते हैं। जैसे ये तो जानते हो ना कि 22,400 मिलीलीटर में 1 मोल, या ऐसे बोल सकते हैं 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो बोल सकते हैं ना number of molecule in 22,400 ml equal to 6.023 × 10⁻23।
इसका मतलब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है, 22,400 ml में प्रेजेंट है। तो हमने बोला फिर 1 ml में क्या प्रेजेंट होगा, तो 1 ml में इससे डिवाइड कर दिया, तो ये जो नंबर है ये आएगा 2.69 × 10⁻19, और इसी नंबर को बोल दिया जाता है लॉसमेंट नंबर। तो लॉसमेंट नंबर कितना होता है, लॉसमेंट नंबर होता है 2.69 × 10⁻19। ठीक है, अब क्या होता है कि जो नंबर है ना, ये नंबर हमारे जनरली काम में नहीं आता ना, इसलिए हमें याद होता नहीं है। जैसे एवोगाड्रो नंबर तो क्या हम फ्रिक्वेंटली यूज में लेते हैं ना, तो वो हमें याद हो जाता है। और एवोगाड्रो नंबर होता है ना 6.023 × 10⁻23, उसको क्योंकि हमने बहुत ज्यादा काम में ले लिया इसलिए वो हमें याद हो जाता है। ये नंबर काम में आता नहीं है ना जनरली, तो ये हमें याद होता नहीं, इसलिए आपको इसके डेफिनेशन से याद कर लेना कि लॉसमेंट नंबर का क्या मतलब है। लॉसमेंट नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 cm³ ऑफ एनी गैस एट STP। ठीक है, अब हमने आपको आर की वैल्यू के बारे में बताया था। अभी हमने कहा ना PV = 10RT, तो उसमें जो आर लिया था वो आर की वैल्यू भी आपको आनी चाहिए। आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलो जी हम उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। तो हमने लिखा वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू बताते हैं। आर को बोल दिया जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू हम लिखते हैं आर इक्वल टू होता है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। आर की वैल्यू हमने क्या लिखी, आर की वैल्यू लिखी हमने आर इक्वल टू होता है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। अब आप कहेंगे आता कैसे, तो इसको अपन ऐसे समझे, जैसे हमने आपसे बोला NTP पे आपसे क्या बोला कि NTP पर 1 मोल कोई सा भी गैस हो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। मतलब NTP पर बात करें तो टेम्परेचर कितना लेते हैं NTP पर टेम्परेचर आपने ले लिया 273.15 केल्विन। NTP पर प्रेशर आपने कितना ले लिया, तो प्रेशर आपने 1 atm ले लिया। आप क्या बोल रहे हैं, NTP पर कोई सा भी गैस हो उसका 1 मोल कितना लिया 1, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ये तो आपने बोला ना। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है PV = nRT। मेरे को R का वैल्यू चाहिए ना, यहाँ से जो R का वैल्यू है तो R इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, PV/NT। P कितना लिया मैंने 1 atm, वॉल्यूम कितना है मेरे पास में 22.4 है, मोल कितना है 1, और ये लिया हमने 273। इसको मैं जब सोल्व करता हूँ तो यह जाता है 0.0821, और यूनिट क्या बनेगी, P क्या लिया हमसे ATM, V क्या लिया लीटर। इसका मतलब ऊपर तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये तो आ जाएगा लीटर ATM, और मोल और केल्विन तो लिख सकते हैं ना पर केल्विन पर मोल। ये तो मैंने आपको कंप्लीट इसका डेरिवेशन बता दिया कि आर की वैल्यू हमने कैसे निकाली है। पर आपको करना क्या, आर की वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेनी है। तो आर की वैल्यू क्या बताया मैंने आपको, आर इक्वल टू होता है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। एक तो आर की वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमने जो लिखा ना लीटर ATM बेसिकली क्या है, एनर्जी का यूनिट होता है। लीटर ATM किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। आपको याद होगा कि एनर्जी का यूनिट तो जूल भी हुआ करता है, और इसमें एक रिलेशन होता है 1 लीटर ATM इक्वल टू होता है 101.3 जूल होता है। तो हम ये जो आर है, ये जो आर लिखा ना, आर इक्वल टू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ये तो हमने लिखा ना। तो ये जो लीटर ATM है, इस लीटर ATM को अगर मैं जूल से रिप्लेस करूं तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 101.3 से। तो जो आर की दूसरी वैल्यू है हमारे पास आ जाती है आर इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये आर की दूसरी वैल्यू आ गई है। एनर्जी का एक और यूनिट होता है कैलोरी, तो हम इसको कैलोरी में चेंज कर सकते हैं। आप जानते होंगे 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.184 जूल, जिसको राउंड ऑफ करके हम 4.2 जूल भी बोल देते हैं। तो इस जूल को अगर कैलोरी में चेंज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा आर इक्वल टू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो बच्चों देख सकते हैं आपके पास में आर की मैंने 3 वैल्यू बता दी। एक तो मैंने आपको बता दिया आर इक्वल टू क्या है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये एक तो आर की वैल्यू है हमारे पास में। दूसरा जो आर है इसका वैल्यू हमने क्या बोला 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एक आर की वैल्यू मैंने आपको ये बता दी है। ठीक है, और एक जो आर की वैल्यू है वो हमने आपको बता दिया 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। तो आपको आर की वैल्यू अच्छे से याद कर लेनी है।
जहाँ पर जिसकी जरूरत होगी उसको हम वहाँ पर यूज में ले लेंगे। ठीक है, ये हमने आपको इसके बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह के बारे में बता दिया है। चलो अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया फर्स्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules present in 1.6 gram of methane। ठीक है, हमने आपके लिए क्वेश्चन ले लिया है। और क्वेश्चन क्या लिया हमने? क्वेश्चन लिया कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। क्वेश्चन नंबर है कि हमको 1.6 ग्राम मीथेन गिवन है और इस मीथेन के अंदर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। अब देखो, अब 1.6 ग्राम मीथेन है, इसे मॉलिक्यूल कैसे निकालें? तो अब मास गिवन है, तो मास से पहले क्या बनाएंगे? मोल। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने कैलकुलेट किया मोल्स ऑफ मीथेन। ये लीजिए, हमने मीथेन का मोल निकाल लिया। मोल क्या निकालते हैं? मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास तो 1.6 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16। इसका मतलब क्या आ गया? ये 0.1 आ गया। 0.1 क्या है? तो मोल आया। अब ये मोल किसका आया? अरे ये मोल किसका है? तो मोल तो मीथेन का, मतलब मीथेन तो मॉलिक्यूल है ना या एटम है। इसका मतलब ये किसके मोल है? ये हमारे पास मॉलिक्यूल की मोल है। और हमको लाना क्या है? हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो लाना है ना। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ, अगर मॉलिक्यूल्स निकालने तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ गया? 0.1 को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसा समझ? चलो जी, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। देखो, हमको सुक्रोज गिवन है 3.42 ग्राम। तो सबसे पहले तो आप ये जो सुक्रोज आपको गिवन है, आप इसका मोलिकुलर मास तो निकाल ही लीजिए। इसका मोलिकुलर मास तो आपके काम आएगा से C6 C12H22O11 है। इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे। देखो, इसका मोलिकुलर मास कार्बन है, कार्बन का एटम का मास कितना होता है? 12 को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 को हमने 22 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस ऑक्सीजन का 16 को हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन सब का एल्जेब्रिक सम कर दें तो क्या आ जाता है? 342। अब आपको ये डायरेक्ट याद भी होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वगैरह आएगा ना, तो ऐसा नहीं हम सुक्रोज का मोलर मास निकाल लें, हर क्वेश्चन में सुक्रोज का मोलर मास निकाल लें। ये आपको याद हो जाना चाहिए। ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, सुक्रोज का मोलर मास 342 होता है। ठीक है, अब ये तो हमने मोलर मास निकाल लिया ना, हमें क्या करना है? इसमें कार्बन नंबर ऑफ एटम वगैरह निकाल ले। चलिए जी, अब हम पहले मोल निकाल लेते हैं। तो हमने सबसे पहले निकाल दिया मोल्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के मोल निकाल दिए। ये सुक्रोज के मोल निकाले। मोल कैसे निकलेगा? मोल होगा ना गिवन मास, और मास कितना दे रखा था आपको? मास आपको दे रखा था 3.42। एक गिवन मास 3.42, इसको किससे डिवाइड करना है? 342 से डिवाइड करना है। इसका मतलब ये कितना आ गया? ये तो हमारा 0.01 आ गया। तो 0.01 क्या है बेटा? इसका मोल आ गया। मोल आया तो मोल से मॉलिक्यूल निकालो। तो अब इससे निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। अब हम सुक्रोज के मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, इसका मॉलिक्यूल कितना होगा? 0.01 इंटू Na। ये लीजिए मॉलिक्यूल निकाल लिया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रहा है कि इसके एटम से लेके आने। अब आप देख सकते हैं सुक्रोज है ना, सुक्रोज क्या है? C12H22O11 है। ये इधर रखा है। हमसे बोल क्या रहा है? हमसे बोल रहा है इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने, इसके अंदर नंबर ऑफ हमको हाइड्रोजन एटम निकालने, और इसी के अंदर हमको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं। ठीक है, आप शायद समझते होंगे कि जो सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल है, सुक्रोज का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें कितने कार्बन एटम है?
सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम है, 22 हाइड्रोजन एटम है और 11 ऑक्सीजन एटम है। तो 12 कार्बन एटम किसके अंदर है? एक मॉलिक्यूल के अंदर है। फिर हमारे पास मॉलिक्यूल एक थोड़ी ना है, हमारे पास मॉलिक्यूल तो 0.01 इंटू Na है ना। तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे? तो क्या काम करें, ये जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई करें? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल, ये लीजिए, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम लाना है तो हाइड्रोजन एटम कैसे निकालेंगे? 0.01 इंटू Na, ये तो क्या है? मॉलिक्यूल है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? हाइड्रोजन एटम 22 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमने ले लिया 0.01 इंटू Na और इसको हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम आ जाते हैं। आया बच्चों समझो क्वेश्चन? देखना कितने देर का होगा रिकॉर्डिंग।